यूपी बोर्ड क्लास 12 का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर दोस्तों मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया ना और पेपर में गए तो तुम 70 में से 75 नंबर ला सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, 70 में से 75 यानी 75 में से 70। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन मैं इसको सोल्यूशन के साथ लाया हूँ। तुमको बस पढ़ते जाना है और देखते जाना है कि इसमें क्या है और अपने भी बताते जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, पे बता दूँ कि इसमें अनुक्रमान नंबर है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और ये 3 घंटे का पेपर है, विषय विषय कोड है और 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे 35 मिनट का पेपर है। ठीक है मेरे दोस्त, 15 मिनट पढ़ना अनिवार्य है तुमको। इसका पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, और खंड का बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग प्रदर्शित करता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें ऑप्शन जो होगा ए पुमंग। पुमंग ही क्यों होगा? पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है, जिसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं तथा जयांग मादा जनन अंग होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मादा जनन अंग होता है। और अगला है ख कि आनुवांशिक कोड की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी डी वाला, क्योंकि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन बेस का त्रिक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए त्रिक हो गया। यह सार्वभौमिक होता है, यह सार्वभौमिक हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि सभी जीवों में एक समान कूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है मेरे दोस्त, और तथा संदिग्ध होता है। ठीक है मेरे दोस्त, असंदिग्ध होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सलूशन लेकर आया हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मॉडल पेपर का सलूशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगला है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोज हार्मोन का स्राव किस कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका, जनन कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर 20 होगा? क्योंकि सटीक हल इसका ये है कि विषण की अंतराली या लीडिंग कोशिका होती है। ठीक है मेरे दोस्त, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में नर हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है इसलिए। और अगला है बीटी टैक्सिन। टॉक्सिन किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन नंबर घ है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला, बेसिलस थुरिजिएंसिस। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि बीटी कपास अन्य फसलों में कीटनाशी प्रोटीन बेसिलस थुरिजिएंसिस नामक मृदा जीवाणु से प्राप्त जीन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला है प्रश्न 8 अतिरिक्त लघुत्तरीय प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ख है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें प्रश्न पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग बता देंगे। 1 नंबर का है तो इस तरह बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कि जो होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक यक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जैसे कि हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें से एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए इसमें 47 कुल संख्या 47 हो जाती है, इसीलिए इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है मेरे दोस्त, और इसमें यक्स प्लस ओ हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब एक घट जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, 44 एक्स हुआ ये वाला और इसमें एक नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, वहाँ पे ओ लिखा गया है, 0 यानी मान लो। और अगला है चिकित्सा सहायता प्रदान तकनीकों ZIFT और GIFT का पूर्ण रूप लिखिए, मतलब पूरा नाम लिख रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका क्या होगा? जैगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है मेरे दोस्त, और अगला है GIFT का मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है मेरे दोस्त,
तो इसका हमें फुल नाम लिखना था। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है, अपृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष की गुणवत्ता क्या होती है तथा इसकी मुख्य कार्य क्या है। ठीक है मेरे दोस्त। अपृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है। ठीक, मतलब 3n में होता है। इसका मुख्य कार्य विकासशील भ्रूणपोष को निरंतर पोषण प्रदान करना। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है प्रश्न दूसरा, कि स्वभोजिता को परिभाषित करते हुए इसका प्राकृतिक से एक सटीक उदाहरण दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। इसका उत्तर होगा, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है मेरे दोस्त। या वेल के पीठ पर रहने वाले नरलेक। ठीक है मेरे दोस्त। बार्निकल। ठीक है मेरे दोस्त, बार्निकल है। ठीक है, सॉरी, बार्निकल होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, स्वभोजिता किसे कहते हैं, परिभाषित करना था। ठीक है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, उसी विशिष्ट एंजाइम का नाम बताइए जिसे आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो आंसर इस तरह लिखेंगे कि एंजाइम का नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है। यह डीएनए अणु को विशिष्ट नाइट्रोजन बेस अनुक्रमों पर काटने का कार्य करता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे दोस्त। लघु उत्तरीय प्रश्न, पक्षियों में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रियाविधि को केवल रेखाचित्र द्वारा समझाना है। ठीक है मेरे दोस्त। रेखाचित्र यहाँ पे दिया है। पक्षियों में नर समरूप जेड तथा मादा विषम ZW होता है। ठीक है मेरे दोस्त। मादा के लिए ए वाला होगा और पक्षियों के लिए, पक्षी नर के लिए ये वाला होगा ZZ, और मादा के लिए ZW गुणसूत्र वाली। यहाँ लिंग निर्धारण की अंडमादा द्वारा होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप लोग यहाँ जनक देख लेंगे, यहाँ नर है ZZ और यहाँ मादा। ठीक है मेरे दोस्त। और युग्मक ZZ, यहाँ ZW। ठीक है मेरे दोस्त। संतति F1 में ये बनेगा और F1 में Z नर पक्षी और ZW मादा पक्षी। ठीक है मेरे दोस्त। इसे आप लोग अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। पक्षियों में लिंग निर्धारण मैं इतना ज़्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये मॉडल पेपर है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। मैं बस इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो आपको बना कर दे दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्वितीय मॉडल की कोई 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है मेरे दोस्त। मुख्य विशेषता लिखना है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये लिखना है। और फिर 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है 2 श्रृंखलाओं के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है कुंडल का पिच 3.4 nm होता है तथा प्रत्येक मोड़ में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। इतना आप लोगों को लिख देना है 2 नंबर में 4 टॉपिक। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है प्रश्न, मेंडल के प्रभाविता के नियम को एक संकरण के द्वारा समझाइए। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें प्रभाविता के नियम को समझाना है संकर और संकरण द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त। तो प्रभाविता का नियम, जब एक जोड़ी, ठीक है मेरे दोस्त, जब एक जोड़ा विरोधी शुद्ध लक्षणों वाले, ठीक है मेरे दोस्त, लक्षणों वाले कहाँ गया, लक्षणों वाले जनकों में संग्रहण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। ठीक है मेरे दोस्त। और उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषमयुग्मीय लंबे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छी तरह याद कर जाना है पेपर में। और अगला है जैव विविधता तथा जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। भारत में स्थित किन्हीं 2 प्रमुख तप्त स्थल का नाम लिखिए। तो मेरे दोस्त, तप्त स्थल क्या होता है इसके बारे में पहले देख लीजिए।
तो जो होता है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर जातीय समृद्धि अत्यधिक होती है और उच्च न्यायिक उच्च स्थानिकता पाई जाती है, परंतु मानव गतिविधियों के कारण आवास विनाश का संकट चरम पर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसे ही तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और भारत में जो तप्त स्थल पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, दूसरी पूर्वी हिमालय। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है प्रश्न नंबर 3 में एक अंग है, वाहित मल के प्राथमिक उपचार और द्वितीय उपचार में मूल अंतर क्या है। ठीक मेरे दोस्त, अंतर बताना है। मूल अंतर प्राथमिक उपचार द्वितीय उपचार में, यह प्राथमिक उपचार में लिखेंगे कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें छानने और अवसादन द्वारा वाहित मल में से छोटे छोटे तैरते हुए ठोस कणों को अलग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अद्वितीय उपचार एवं जातीय प्रक्रियाएं जैसे जिसमें वायवीय सूक्ष्मजीवों या फ्लास्क का उपयोग करके पानी में घुले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये द्वितीय उपचार हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। और अगला प्रश्न में है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसमें पीसीआर तकनीकी का पूरा नाम, इसके तीनों चरणों को सापेक्ष में बताना था। ठीक है मेरे दोस्त। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है मेरे दोस्त। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसका मुख्य कार्य अल्प समय में डीएनए के विशिष्ट खंडों की लाखों प्रतियां तैयार करना है। इसके 3 चरण हैं। ठीक है मेरे दोस्त। निष्क्रियकरण और तापानुशीतन और विस्तार। ठीक है मेरे दोस्त। तो निष्क्रियकरण में क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दोनों लड़कियों को अलग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। दोनों लड़ियों को अलग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और तापनुशील में 50 से 60 डिग्री तापमान पर दोनों पृथक डीएनए लड़ियों से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ा जाता है। अगला, ठीक है मेरे दोस्तों, अगला है विस्तार में क्या बताना है हमें? 72 डिग्री सेल्सियस ट्रैक पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से प्राइमर का विस्तार कर नया स्टैंड बनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है सहज प्रतिरक्षा और उपाजित प्रतिरक्षा में कोई 3 मुख्य अंतर लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको कैसे लिखेंगे? सहज प्रतिरक्षा, उपाजित प्रतिरक्षा और लक्षण। जन्मजात में लिखे, जन्मजात से सहज प्रतिरक्षा में क्या लिखिए? जन्म के समय ही मौजूद होता है। उपाजित मतलब जन्म के बाद जीवन काल में उपयोगित होता है। विशिष्टता मतलब विशिष्टता में लिखेंगे या अवशिष्ट रक्षा प्रणाली है और इसमें यह रोगजनक विशिष्ट होती है। ठीक है। और अगला लिखेंगे स्मृति, इसमें कोई स्मृति कोशिका नहीं होती और इसमें यह स्मृति पर आधारित होती है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न है चौथा कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? इसका कारण किसे कहते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको लिखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड एवं ऊर्जा पिरामिड किसी परितंत्र में उत्पादकों और विभिन्न स्तरों में उपभोक्ताओं की संख्या, बायोमास तथा ऊर्जा के बीच के अनुपातिक संबंधों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होने का कारण क्या है? लिंडेमान के 10% के ऊर्जा स्थानांतरण के नियम के अनुसार। लिंडेमान कौन था? एक साइंटिस्ट। ठीक है मेरे भाई। तो जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाती है तो केवल 10% ही स्थानांतरण होता है। शेष 90%
ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। अतः उत्पादक स्तर पर सर्वाधिक ऊर्जा होती है और शीर्ष उपभोक्ता स्तर पर न्यूनतम। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, यह सदैव अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न है घ अपराइट किसे कहते हैं? इसके दो प्रमुख कार्यों तथा इसके द्वारा साबित स्रावित दो हार्मोनों के नाम लिखे हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो अपरा जो क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है मेरे दोस्त। यह गर्भ के भीतर विकासशील भ्रूण और माता के ऊतकों के बीच स्थापित एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संपर्क लिंक है। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त। मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को माता के रक्त से ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना। ठीक है मेरे दोस्त। और दूसरा क्या है? भ्रूण द्वारा उत्पन्न CO2 और उत्सर्जित पदार्थों को, यूरिया आदि को बाहर निकालना। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है स्रावित। ठीक मेरे दोस्त। अगला है स्रावित हार्मोन कौन से हैं? मानव जरायु गोनोट्रोपिन्स। ठीक है मेरे दोस्त। HCG। ठीक है मेरे दोस्त। तथा अगला है प्रोटेस्टेरोन। ठीक है मेरे दोस्त। व एंड्रोजन। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो गया घ वाला। और अगला है प्रश्न 5वां का ये बड़ा वाला है। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को समझाने के लिए एक स्पष्ट चित्र फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है मेरे दोस्त। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, का जीवन चक्र चित्र सहित बनाना। तो ठीक है मेरे दोस्त। तो चित्र तो नहीं इसमें बनाएगा, लेकिन इसमें मैं तुमको इसमें लाया हूँ फ्लो चार्ट। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें हमको प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र प्रवाह चित्र। ठीक है मेरे दोस्त। प्लाज्मोडियम द्विपोषीय होता है। इसका जीवन चक्र मानव अमैथनिक चक्र द्वारा तथा मादा एनाफिलीज मच्छर मैथनिक चक्र में पूर्ण होता है। ठीक है मेरे दोस्त। संक्रामित मच्छर का काटना। ठीक है मेरे दोस्त। मानव रक्त में स्पोरोजाइटस का प्रवेश हो जाता है। जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजाइटस का प्रवेश हो जाता है। फिर यकृत कोशिका में जो लिविंग सेल है, लीवर की सेल में गुणन होता था, मतलब बढ़ता है। लाल रुधिर कणिकाओं में RBC पर आक्रमण करता है। ठीक है मेरे दोस्त। ले जाकर फिर RBC जो होता है, RBC का फटना, RBC फटने लगता है। हीमोजोइन टॉक्सिन मुक्त होना, जिससे कंपन के साथ बुखार आने लगता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है RBC में गैमेटोसाइटस यानी युग्मक जनन का निर्माण होने लगता है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला है स्वस्थ मच्छर द्वारा रक्त चूसना। फिर जब मेरे दोस्त जब जब गैमेटोसाइट्स युग्मक जनन का निर्माण हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, तब स्वस्थ मच्छर द्वारा रक्त चूसना। जब स्वस्थ मच्छर रक्त चूसता है तब मच्छर के आमाशय में निषेचन और युग्मक जनक निर्माण होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जिससे मच्छर की लार ग्रंथि स्पोरोजाइटस का संचय होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह कुछ हम लोग लिख देंगे, आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्लो चार्ट में थोड़ा सा ही समझाया गया है। अच्छी तरह समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, इसके लिए नई वीडियो बना दी जाएगी और अच्छे से। ठीक है मेरे दोस्त। लैक ओपेरान क्या होता है? प्रेरक की अनुपस्थिति में इसका क्या इसके कार्य को समझाइए। ठीक है मेरे दोस्त। लैक ओपेरन को होता है, क्या होता है? यह जीवाणु जैसे इकोलाई में जीन अभिव्यक्ति के नियमों की एक इकाई है, जिसे जैकब और मोडान ने प्रतिपादित किया था। ठीक है मेरे दोस्त। साइंटिस्ट जो प्रेरक की अनुपस्थिति में क्रियाविधि क्या है? जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित तब होता है, तब नियामक जीन लगातार दमनकारी mRNA और दमनकारी प्रोटीन बनता है। यह दमनकारी प्रोटीन ओपेरान के प्रचालक स्थल से जाकर जुड़ जाता है। इसके कारण RNA पॉलीमरेज एंजाइम रचनात्मक जीनों का अनुलेखन नहीं कर पाता और एंजाइम का निर्माण रुक जाता है। इससे
स्विच ऑफ स्थिति करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न है, जैव विकास को परिभाषित कीजिए तथा समजात अंगों को उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझाना। ठीक है मेरे दोस्त। जैव विकास एवं समजात अंग। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें क्या बताना है? जैविक विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों में संक्रमित जीव परिवर्तन द्वारा आधुनिक जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों में प्रादुर्भाव को जैव विकास कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। समजात अंग क्या होता है? जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं परंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होने के कारण बार बार से असमान दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यह अपसारी विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला है, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लियर, चीते के अगाध पैर तथा मानव के हाथ की अस्थियों में मूल संरचना ह्यूमस रेडियस अल्ना कार्पस एक जैसी होती है परंतु इसके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला प्रश्न है बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या है? इसके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को रेखांकित करना। ठीक है मेरे दोस्त। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 लगभग 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण और जो ज्वलनशील होते हैं सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है? गोबर और कृषि अपशिष्टों में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है जो अवायवीय जीवाणु जिन्हें मिथिनेजन जैसे मेथानोबैक्टीरियम कहा जाता है जो अवायवीय परिस्थितियों में इस अपशिष्ट का अपघटन करते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में घुलनशील अम्ल निर्माण, मीथेन निर्माण की सूक्ष्म जीवों द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों GM कार्पस के कोई 3 मुख्य लाभ लिखिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें क्या है? GM फसलों के लाभ क्या आएंगे? ठीक है मेरे दोस्त। इसमें आपको बताना है पीड़क प्रतिरोधी क्षमता। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला बताना है पीड़क प्रतिरोधी क्षमता में बताना इन फसलों में रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है जैविक प्रतिबलों के प्रति सहनशीलता। यह फसलें सूखा, ठंड, लवणता और उच्च ताप के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। और अगला है तीसरा, उन्नत पोषण गुणवत्ता। फसलों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है जैसे विटामिन 1 से भरपूर गोल्डन राइस, सुनहरा धान। ठीक है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न में क्या है? ठीक है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न में है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसे घरेलू और औद्योगिक कारणों तथा जैविक आवर्धन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो उसका उत्तर होगा जल प्रदूषण एवं जैविक आवर्धन जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में ऐसी अवांछनीय परिवर्तन जो मानव व जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त। घरेलू वाहित मल, डिटर्जेंट, औद्योगिक कचरा और कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक जैव आवर्धन पर प्रभाव। जब इसमें बताना जैव आवर्धन पर प्रभाव बताना है जब कुछ अविघटनकारी प्रदूषक DDT, पारा जैसे जलीय खाद्य श्रृंखला प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर उनकी सांद्रता लगातार बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए जल में DDT की कम सांद्रता जलीय पौधों में छोटी छोटी मछलियाँ जिस पर बड़ी मछलियाँ अंततः मछली खाने वाले पक्षियों में अत्यंत सांद्रता 25 ppm तक पहुँच जाती है जिससे पक्षियों के अंडों के केवल कवच पतले हो जाते हैं और
उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आ गया जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, DDT जो होता है अधिक सांद्रता का हो जाता है जब मछली खाती है, फिर इसके बाद जब मछली से कोई बड़ा पक्षी खाता है तो उसके अंडे जो होते हैं उसके खोखला पतला होने लगता है कवच, जिसके कारण अंडे फूट जाते हैं, जिसकी मृत्यु दर और बढ़ जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, और क्या है इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है तथा बुनियादी सिद्धांत क्या है, इसके दो प्रमुख उपयोग लिखे। ठीक है मेरे दोस्त, ये बार बार पूछा जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग हमेशा आगे भी पढ़ेंगे तो भी पूछा जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ लेता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत एवं उपयोग। बुनियादी सिद्धांत, मानव जीनोम में लगभग 99 बेस का अनुक्रम समान होते हैं, केवल 0.1% अनुक्रम भिन्न होते हैं, जिन्हें बहुरूपता कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार DNA में गैर कोडिंग अनुक्रमों में बार बार दोहराए जाने वाले 60 बेस सक्सेस है, जिन्हें VNTRS जिसे वेरिएबल नंबर ऑफ ट्रेंडिंग रिपीट्स या सैटेलाइट DNA कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए VNTRS का पैटर्न विशिष्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके दो प्रमुख उपयोग क्या हैं? आपराधिक मामलों में संदिग्धों की पहचान करने और फॉरेंसिक लैब में अपराधियों को पकड़ने में, पैतृक विवादों को सुलझाने और पारिवारिक संबंधों का पता लगाने में। ठीक है मेरे दोस्त, किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। और अगला प्रश्न है इसी में, मानव शुक्राणु की संरचना के मुख्य भागों का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें मानव शुक्राणु की संरचना में क्या क्या होता है? शीर्ष होता है, ग्रीवा होता है, मध्य भाग पूंछ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मानव शुक्राणु एवं सूक्ष्म गतिशील नर युग्मक जैसे हैं, जिसके 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है मेरे दोस्त, शीर्ष में इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है, इसमें अग्र भाग पर टोपी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, एक्रोसोम होती है, टोपी होती है, जैसे संरचना एक्रोसोम होती है। इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम क्या लिखा है, हाई अल्यूराइनिडेज होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अंडाणु के आवल को भेदने में सहायता करता है। ठीक है मेरे दोस्त, हाइल्यूराइनिडेज। ठीक है मेरे दोस्त, अग्रीवा इसमें समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं, जो निषेचन के बाद विदलन शुरू करने में मदद करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और मध्य भाग में इसमें अत्यधिक संख्या में सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP प्रदान करते हैं। इसमें शुक्राणु का पावर हाउस कहा जाता है, मध्य भाग को जो। ठीक है मेरे दोस्त, यह शुक्राणु का यह लंबा भाग होता है, जो मादा जनन मार्ग में अंडाणु की ओर तैरने में मदद करता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके आगे प्रश्न है मानव नरजनन तंत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए तथा विश्लेषण के प्राथमिक कार्यों को प्रकाश डालिए। ठीक है मेरे दोस्त, पौधों में निषेचन पश्च घटनाओं के बारे के अंतर्गत इसमें से कोई एक बताना है, जिसमें से हम पौधों में पश्च घटनाओं के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, पुष्पी पौधों में दोहरे निषेचन के बाद बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं, जिन्हें निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विकास होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, भ्रूणपोष का विकास। प्राथमिक भ्रूणपोष में PEN त्रिसंलयन बनता है। भ्रूण विकास से पहले भ्रूणपोष का विकास होता है, ताकि भ्रूणपोष को पोषण मिल सके। यह मुख्य 3 प्रकार का होता है, मुख्य, केंद्रकीय और कोशिकीय और होलोवियल। भ्रूणपोष में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन संरक्षित होता है। भ्रूणपोष का विकास अंडकोशिकाओं और नर युग्मकों के संलयनों से गुणसूत्र युग्मनज
बनता है। बीजांड द्वार के पास स्थित युग्मनज अनुपस्थ विभाजन द्वारा एक आधारीय कोशिका और एक अग्र कोशिका बनता है। इसके बाद में क्रमिक विभाजन से प्रो-एम्ब्रियो, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार और अंततः एक परिपक्व भ्रूण बनता है। एक आदर्श द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 बीजपत्र होते हैं। अक्ष का ऊपरी भाग प्रांकुर तथा निचला भाग मूलांकुर कहलाता है। अंततः बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगले में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अगला में क्या है, मेंडल के डीएनए प्रतिक्रियन की अर्धसंरक्षी प्रकृति से क्या समझते हैं, इसकी पूरी आणविक क्रियाविधि का वर्णन करना। ठीक है मेरे दोस्त। मेंडल के स्वतंत्रता विवरण नियम की द्विसंकर संकरण के उदाहरण तथा चेकर बोर्ड द्वारा विस्तार कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका स्वतंत्रता विवरण का नियम, जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो किसी एक लक्षण का वंशागति दूसरे लक्षण में वंशागति के रूप में वंशागति की पूरी तरह स्वतंत्र होती है। अर्थात एक जीन का युग्म में जाना दूसरे जीन के जाने को प्रभावित नहीं करता। ठीक है मेरे दोस्त। उदाहरण के लिए गोल और पीले बीज वाले शुद्ध मटर के पौधे का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले शुद्ध पौधे के करा जाता था। F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुए। जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के फिनोटाइप्स अनुपात प्राप्त हुए। ठीक है मेरे दोस्त। चेकर बोर्ड के अनुसार चेकर बोर्ड का यहाँ विश्लेषण किया गया। ठीक है मेरे दोस्त। ये आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे क्या है। ठीक है मेरे दोस्त। ये देखो RR यहाँ से लिखा गया है और अगला है RRY। ठीक है मेरे दोस्त। RRY। ठीक है मेरे दोस्त। इसको इसमें से लिखा गया है, फिर इसको इसमें से लिखा गया है, इसको इसमें से लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह इसमें से अटैच किया गया है। ठीक है मेरे, इस तरह आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। दृश्य रूप अनुपात क्या है, गोल और पीले बीज 9 है, 2 गोल बीज हरे, दूसरा में गोल और हरे बीज 3 है, झुर्रीदार और पीले बीज 3 है, झुर्रीदार और हरे बीज 1 है। अनुपात इतना बना 39331 सिद्ध करता है कि बीज का आकार और बीज का रंग स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। अगला है जैव विकास के समर्थन में जीवाश्म विज्ञान तथा तुलनात्मक शारीरिक में समजात एवं समृद्धि अंक से प्राप्त प्रमाणों की सविस्तार व्याख्या करना है। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें अज्ञात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर एक विस्तृत निबंध लिखिए और औद्योगिक, घरेलू तथा जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम इसमें से लिखे मानव कल्याण सूक्ष्म जीवों के महत्व पर ये वाला लिखेंगे इसमें, तो उत्तर है अथवा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है मेरे दोस्त। तो मानव सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं और मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत लाभकारी भूमिका निभाते हैं। इसका विस्तार विवरण निम्नलिखित हैं। और अगला है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव दही का निर्माण, जैसे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस में लैब में जीवाणु दूध में वृद्धि कर रहे हैं। दही में
बदलते हैं जिससे विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। बेकरी और किण्वन सैकरोसाइटोसिस सैकरोमाइसिस सेवेसिस नामक यीस्ट का उपयोग ब्रेड, डोसा, इडली आटा फुलाने जो CO2 के कारण पारंपरिक पेय टोडी बनाने में होता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीव प्रतिजैविक पेनिसिलियम नैनोटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम बनाई जो असाध्य रोग के इलाज में क्रांतिकारी सिद्ध हुई। औद्योगिक अम्ल एवं एंजाइम एसिटोबैक्टर एसिटी में एसिटिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से साइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। लाइपेज एंजाइम का उपयोग डिटर्जेंट में तेल के धब्बे हटाने के लिए स्पेक्ट्रोकाइनेज एंजाइम रक्त वाहित में थके क्लॉट को घोलने में किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला थोड़ा सा नियंत्रण जैव नियंत्रण कारक के रूप में लिखे रासायनिक कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बैसिलस थ्यूरियसिस बीटी का उपयोग तितली के कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। ट्राइकोडर्मा। ठीक है मेरे दोस्त। यह कवक पौधों की जड़ों में रहकर कई पादपों रोगजनक से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है मेरे दोस्त। वैक्यूलो वायरस ये जीनस न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं जो केवल विशिष्ट कीटों और आर्थ्रोपोड्स का आक्रमण करते हैं तथा लाभकारी कीटों में हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। उर्वरक के रूप में राइजोबियम एस्परजिला इसका लिखे एजोस्लिपरिलम और एजोक्टोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करके मृदा के उर्वरता उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। यहीं पर ये पेपर समाप्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त। इसका अगर मॉडल पेपर चाहिए आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए इसका मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसे डाउनलोड कर लेना क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ख़तरनाक है पढ़ने में। ठीक है मेरे दोस्त। धन्यवाद। बाय बाय।